तो दोस्तों स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों आज बहुत ही अलग और अच्छे टॉपिक को लेके आए हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑफशोर पाइपिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। पाइपिंग इंटरव्यू के तो बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, लेकिन हमें कभी भी ऑफशोर इन्वायरमेंट के पे क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डिजाइन रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, तो उनका वीडियो, आज का वीडियो उन क्वेश्चंस के बारे में है। वीडियो को बेहतर एक्सपीरियंस के लिए 1.5x की स्पीड से देखिए। सो आइए हम चालू करते हैं आज की अपनी लर्निंग जर्नी। पहला सवाल दोस्तों क्या है? पहला सवाल है विच कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स डू यू टिपिकली यूज फॉर पाइपिंग डिजाइन। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला सवाल यही रहता है। दोस्तों इंटरव्यू आपसे जरूर पूछ सकता है। अगर आप सिर्फ बोल देंगे एसमी B31.3 तो इंटरव्यू वहीं खत्म हो सकता है। एक एक्सपीरियंस्ड जो इंजीनियर होता है दोस्तों, उसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा कि हम इसमें B31.3 तो यूज करते ही हैं। किसके लिए? प्रोसेस पाइपिंग के लिए। उसके अलावा फ्लेंजेस के लिए 61.5 यूज करते हैं। इंस्पेक्शंस के लिए API 570 यूज करते हैं। वॉल्स के लिए API 6D और ऑफशोर प्रोडक्शन फैसिलिटीज में API 14E का रेफरेंस लेके वो सब यूज करते हैं। अगर सबसी पाइपलाइन की बात करें तो दोस्तों DNV STF 101 फॉलो किया जाता है और उसमें भी सोर सर्विस है। सोर मतलब नमकीन सर्विस है, तो NAS MRO 175 या ISO 15156 मैंडेटरी हो जाता है। ये क्वेश्चंस खाली आपको ज्ञान देने के लिए नहीं है दोस्तों, इंटरव्यू में किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करना है वह भी सिखाने के लिए है। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर होगा तो इंटरव्यूअर आपसे खुश हो जाएगा और वो आपको पूरे के पूरे नंबर इस चीज के लिए दे देगा। अगला सवाल है दोस्तों, what is NACE MR0175 and why it is critical in offshore। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों NACE MR0175 और आपको पता भी होना चाहिए। अगर दोस्तों NACE MR1075 एक स्टैंडर्ड होता है जो बताता है कि H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड यानी सोर गैस जो होती है एनवायरनमेंट में, वो कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए और कौन सा नहीं H2S गैस के लिए। क्योंकि H2S बहुत साइलेंटली मटेरियल को क्रैक कर सकता है। इससे दो मेजर फेलियर होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग, जिसे SSC बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हाइड्रोजन इंड्यूस क्रैकिंग, जिसे HIC बोलते हैं। एग्जांपल क्या है दोस्तों? एक कार्बन स्टील की जो वॉल बॉडी है वो प्रीमेच्योरली सौर गैसेस में फेल होती है अगर नेस रिक्वायरमेंट में मीट नहीं हो रही है। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, why is सुपर डुप्लेक्स प्रेफर्ड ओवर स्टेनलेस इन ऑफशोर वाटर सिस्टम्स। तो हम जो ऑफशोर वाटर सिस्टम्स हैं वहां पे नॉर्मल दोस्तों स्टेनलेस स्टील यूज नहीं करते हैं, सुपर डुप्लेक्स यूज करते हैं। उसका कारण है दोस्तों, सबसे पहले तो फैक्ट जान लो दोस्तों कि ऑफशोर प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा एनिमी जो है वो है सी वाटर, और सी वाटर में क्लोराइड होता है जो नॉर्मल स्टेनलेस स्टील को भी अटैक कर सकता है। इसलिए इंजीनियर्स दोस्तों क्या यूज सेलेक्ट करते हैं? वो सेलेक्ट करते हैं सुपर डुप्लेक्स। बेनिफिट्स क्या होते हैं दोस्तों? बेटर क्लोराइड रेजिस्टेंस होता है, इसमें अगर आप देखोगे तो हायर स्ट्रेंथ होता है। उसके अलावा दोस्तों एक्सीलेंट पिटिंग रेजिस्टेंस होता है और लॉन्गर लाइफ होती है। एक एग्जांपल बताऊं तो दोस्तों जो सी वाटर लिफ्ट पंप डिस्चार्ज लाइन होती है, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल एसएस लगा दोगे तो आपको सालों में पिटिंग आ सकती है, लेकिन डुप्लेक्स UNS S32750 अगले 20-25 साल तक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे सकता है और यह कहीं नहीं जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज करोजन अंडर इंसुलेशन, हाउ डू यू मिटिगेट इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब ऑफशोर की बात हो और करोजन की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। मैं इसे अंडरग्राउंड माफिया बोलता हूं, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता पर आपके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, बाहर से सब परफेक्ट लग रहा है और एक दिन आपको पता चलेगा कि ब्लास्ट हो गया। यह होता कैसे है दोस्तों? मॉइस्चर इंसुलेशन के अंदर घुस जाता है और करोजन स्टार्ट हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। प्रिवेंशन कैसे है दोस्तों? मेन है प्रिवेंशन। TSA कोटिंग कर सकते हो, हाई परफॉर्मेंस एपॉक्सी सिस्टम्स, प्रॉपर वाटर बैरियर्स, रेगुलर इंस्पेक्शन। एग्जांपल के तौर पर मेनी ऑफशोर ऑपरेटर्स कंसीडर CUI वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंटेनेंस रिस्क। अगर आप जब मेंटेनेंस में जाता है ऑफशोर का प्लेटफॉर्म तो सबसे पहले इसी को चेक किया जाता है और बहुत ही ज्यादा कॉस्टली अफेयर भी रहता है। तो यह थे इस स्लाइड के 4 क्वेश्चन। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है? व्हाट इज थर्मल स्प्रे एल्यूमिनियम एंड वेयर इज इट यूज्ड। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों। तो अब कोटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इससे नाम से ही पता चल जा रहा है। अब दोस्तों सिंपल वर्ड्स में समझे तो TSA एक करोजन प्रोटेक्शन टेक्निक है, जो जहां मोल्टल एल्यूमिनियम को स्टील सरफेस पे स्प्रे कर दिया जाता है। अब सवाल यह है कि पेंट लगा देते तो TSA की क्या जरूरत थी?
टीएसए इतना कॉस्टली है एल्यूमिनियम, तो वाई पेंट से क्यों नहीं है? तो दोस्तों ऑफशोर इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली सॉल्ट वाटर, ह्यूमिडिटी और क्लोराइड्स का अटैक होता रहता है। नॉर्मल पेंट सिस्टम टाइम के साथ डिग्रेड हो सकता है और ओवरऑल पेंटिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। कब तक आप पेंट करते रहोगे? लेकिन टीएसए एक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करता है और इससे जो है आपका लॉन्ग टर्म के लिए 20-30 साल तक कुछ इशू नहीं होता। एक्सीलेंट ऑफशोर परफॉर्मेंस रहती है, मेंटेनेंस भी बहुत कम होती है। अब दोस्तों ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स में पाइप सपोर्ट्स, स्ट्रक्चरल मेंबर्स और स्प्लैश जोन इक्विपमेंट पर टीएसए कोटिंग बहुत ही कॉमनली देखी जा सकती है। अगर इंटरव्यूअर पूछे टीएसए का सबसे बड़ा एडवांटेज है क्या है दोस्तों, अगर पूछ ले तो आप बोलिएगा लॉन्ग सर्विस विद इन मिनिमम मेंटेनेंस। यही टीएसए का सबसे बड़ा वो है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछेगा कि पेंटिंग क्यों नहीं करी, टीएसए क्यों कर रहे हैं इतना पैसा लगा के। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, वाई आर आरटीजे फ्लेंजेस प्रेफर्ड इन ऑफशोर हाइड्रोकार्बन सर्विस? तो आरटीजे फ्लेंजेस क्यों प्रेफर किए जाते हैं दोस्तों, और तरीके के फ्लेंजेस क्यों नहीं हम लोग यूज करते हैं? सो दोस्तों जो आरटीजे जो फ्लेंजेस होते हैं ये बेटर सीलिंग देते हैं। और आरटीजे का फुल फॉर्म अगर हम बात करें, सबसे पहले सॉरी बताना भूल गया, वो होता है दोस्तों रिंग टाइप जॉइंट। ऑफशोर इंडस्ट्री का मेन ऑब्जेक्टिव होता है हाइड्रोकार्बन लीक नहीं होना, क्योंकि एक छोटा सा लीक भी सेफ्टी, एनवायरनमेंट और प्रोडक्शन तीनों को इंपैक्ट कर सकता है। इसलिए हाई प्रेशर हाइड्रोकार्बन सिस्टम्स में आरटीजे फ्लेंजेस क्यों यूज की जाती है? आप नोट कर लीजिएगा आरटीजे का फुल फॉर्म। और आरटीजे क्यों यूज किया जाता है? आरटीजे का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, रिंग टाइप जॉइंट। और क्यों यूज होता है? क्योंकि हम लोगों को हाई प्रेशर सिस्टम्स में बिल्कुल भी लीकेज नहीं चाहिए होता है। तो बेटर सीलिंग मिलेगी आपको, मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, सुपर लीक इंटीग्रिटी, हाई प्रेशर कैपेबिलिटी। अगर आप एग्जांपल के तौर पे अगर आप क्लास 1500 का गैस इंजेक्शन लाइन देखोगे तो चांसेस बहुत हाई है कि वहां पे आरटीजे फ्लेंज यूज होगा। अब इंटरव्यूअर अगर स्मार्ट हुआ तो तुरंत आपको फॉलोअप क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इतने पैसे क्यों लगा रहे हो, रेस्ड फेस क्यों नहीं यूज कर ले रहे हो? तो दोस्तों रेस्ड फेस या रेस्ड फ्लेंजेस जनरली लोअर प्रेशर एप्लीकेशंस में यूज की जाती हैं। जहां प्रेशर क्रिटिकल हो वहां आरटीजे ज्यादा रिलायबल होता है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए, मे बी इंटरव्यूअर आपसे स्मार्ट होता ही है ऑब्वियसली, वही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों व्हाट इज पीएमआई? पॉजिटिव मटेरियल इंडिकेशन। पीएमआई के बहुत डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जब आप ऑफशोर ड्राइंग सबमिट करते हैं तो कस्टमर मांगता है पीएमआई क्या है। सो दोस्तों यह क्वेश्चन क्यूए क्यूएसी मटेरियल और ऑफशोर कंस्ट्रक्शन इंटरव्यूज में बहुत ही फेमस है, जरूर पूछा जाता है। तो पीएमआई दोस्तों एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें मटेरियल की एक्चुअल केमिकल कॉम्पोजिशन वेरीफाई की जाती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं, मैन्युफैक्चरर ने बोला कि मटेरियल डुप्लेक्स है, तो पीएमआई बोलता है अच्छा भाई प्रूफ दिखाओ। मतलब सिंपल है। यूजुअली एक्सआरएफ एनालाइजर यूज किया जाता है, ये गन की तरह दिखाई देता है और मटेरियल कॉम्पोजिशन इंस्टेंटली चेक कर लेता है। अगर आपको एक एग्जांपल की बात करूं तो मान लीजिए एक सप्लायर ने डुप्लेक्स 2205 फ्लेंज डिलीवर किया है। अगर गलती से कार्बन स्टील फ्लेंज मिक्स हो गया और इंस्टॉलेशन हो गई तो फ्यूचर में लीकेज, करोजन और फेलियर डेफिनेटली हो सकता है। इसीलिए इंस्टॉलेशन से पहले पीएमआई परफॉर्म किया जाता है। तो अब अगर आपको इंटरव्यू में याद रखना है तो कैसे याद करोगे? पीएमआई प्रिवेंट्स मटेरियल मिक्सअप क्रिटिकल सर्विसेज में। ये इंटरव्यूअर को इंस्टेंटली इंप्रेस कर देगी और आपका वन लाइनर पंच बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एपीआई 14E इरोजन वेलोसिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो एपीआई 14E इरोजन वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों? अब ये थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल क्वेश्चन है, लेकिन पूछते जरूर है इंटरव्यू। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, अगर फ्लूइड पाइप के अंदर बहुत हाई स्पीड से भागता है तो क्या होगा? आपको पता ही है क्या होगा, इरोजन होगा। ठीक है, तो पाइप के एल्बोस, टीज और फिटिंग्स धीरे धीरे वियर होना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों एपीआई 14E इरोजन वेलोसिटीज गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आप किसी एक जनरल वेलोसिटी से ऊपर पाइप के अंदर से फ्लूइड फ्लो नहीं करा सकते। नहीं तो क्या है, आप करा सकते हो। यह बेसिकली सजेस्ट करता है कि फ्लूइड वेलोसिटी की अपर लिमिट क्या होनी चाहिए ताकि इरोजन ना हो दोस्तों। हम ऑफशोर की बात कर रहे हैं, वहां पे चीजें बहुत अलग होती है, सिस्टम्स बहुत अलग होते हैं, मेंटेनेंस करनी इतनी आसान नहीं होती और एवरीथिंग इज वेरी कॉस्टली। तो हम वहां पे चीजों को कम से कम मेंटेनेंस की तरफ ले जाना चाहते हैं, कम से कम फेलियर की तरफ, सेफ्टी हजार्ड्स की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर दोस्तों गैस स्ट्रीम के साथ अगर सैंड पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं तो हाई वेलोसिटी कंडीशन में एल्बो की वॉल थिकनेस रैपिडली रिड्यूस हो सकती है और इवेंचुअली लीक या फेलियर भी हो सकता है। इसलिए डिजाइन स्टेज पर ही इंजीनियर्स इरोजन वेलोसिटी चेक करते हैं और ये बहुत जरूरी भी है दोस्तों। अगर आपको शॉर्ट में बोलना है इंटरव्यूअर को तो एपी 14E
हेल्प करता है डिटरमाइन करने में सेफ फ्लूइड वेलोसिटीज टू मिनिमाइज इरोजन इन डैमेज, मिनिमाइज इरोजन डैमेज इन पाइपिंग सिस्टम। बहुत ही सिंपल है, तो आपको आई गेस ये सब समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो स्लाइड है इसमें थोड़े इक्विपमेंट से रिलेटेड है। कोई बोल सकता है कि ये तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको भी पता हो, क्योंकि आप सिर्फ पाइपिंग के बारे में डील नहीं करेंगे, आप कंपोनेंट्स के बारे में भी डील करेंगे, ठीक है ना। और वहां पे ये सब चीजें जनरल होती हैं, ठीक है, क्योंकि जो ऑफशोर की सर्टिफिकेशंस होती हैं, कोड्स होते हैं, वो थोड़े अलग होते हैं नॉर्मल मटेरियल, नॉर्मल पाइपिंग सिस्टम्स के लिए के अलावा। सो दोस्तों सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EXD एंड EXIA इक्विपमेंट। आपको पता होना चाहिए ये, शायद अगर आप ऑफशोर के लिए जा रहे हो तो दोनों, सबसे पहले समझ लो कि दोनों हैजार्डस एरिया प्रोटेक्शन मेथड्स हैं, लेकिन काम करने का तरीका जो है बिल्कुल ही अलग है। अगर आप EXD की बात करो, EXD मतलब फ्लेम प्रूफ। EXD का कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये अज्यूम करता है कि इक्विपमेंट के अंदर एक्सप्लोजन भी हो सकता है। अगेन ऑफशोर ओवर सेफ्टी को लेके चलता है, लेकिन इनक्लोजर आपका इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक्सप्लोजन को अपने अंदर ही कंटेन कर लेता है, ठीक है, और फ्लेम को अब बाहर नहीं आने देता। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, मतलब आपको कोई समझा नहीं पाएगा ऐसे। आपका जो एक्सप्लोजन हुआ, जो उसकी बॉडी है वो एक्सप्लोजन को अंदर ही रोक लेगी और बाहर नहीं आने देगी। सो सिंपल है दोस्तों, लेकिन बाहर के गैस एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंच सकता, सिंपल, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे एमओ एक्चुएटर, मोटर कंट्रोल इक्विपमेंट, जंक्शन बॉक्सेस, सिंपल है। नेक्स्ट इज EXIA, इंट्रिंसिकली सेफ। अब EXIA का अप्रोच बिल्कुल अपोजिट है। यह बोलता है कि एक्सप्लोजन होने क्यों दिया, मतलब ये एक लेवल और ऊपर है, ठीक है। पहला तो ये है कि एक्सप्लोजन होने नहीं देना, दूसरा ये है कि डी में बोलते हैं कि अगर एक्सप्लोजन हो भी गया तो वो बाहर ना आए, वो अंदर ही अपना ब्लास्ट और रुक जाए। तो अब एक्सप्लोजन होने क्यों दिया, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी लिमिट कर दी जाती है कि स्पार्क या हीट जनरेट ही ना हो, या गैस इग्नाइट ही ना कर सके। आई होप आप इन दोनों में जो है डिफरेंस समझ सके होंगे। इंटरव्यू को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतने इसीलिए आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ। जैसे आपका मेनली इंस्ट्रूमेंटेशन EXIA इंट्रिंसिकली सेफ माने जाते हैं। प्रेशर ट्रांसमीटर्स हो गया, टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स हो गया, फ्लो ट्रांसमीटर्स हो गया, गैस डिटेक्टर्स हो गया। तो इसलिए अगर वन लाइनर में बोलूं तो इंटरव्यूअर को बोलो EXD कंटेन्स एन एक्सप्लोजन वेयर EXIA प्रिवेंट्स एन एक्सप्लोजन। तो बहुत सिंपल है, आई गेस इससे आपका इंटरव्यूअर थोड़ा इंप्रेस हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। What is the difference between ATEX and IECX सर्टिफिकेशन। ये दोनों सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं जो कि आपके इक्विपमेंट को सर्टिफाई करती हैं, और आप मैक्सिमम जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे इन सर्टिफाइड बॉडी से सर्टिफाइड होते हैं आपके ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों गल्फ प्रोजेक्ट्स, FPSO और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सिंपल, एटेक्स का है एक यूरोप की सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क है। अगर इक्विपमेंट यूरोपियन यूनियन में इशू यूज होना है तो उसमें एटेक्स कंप्लायंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। एटेक्स के सर्टिफिकेशंस होते हैं जो कि हर कंपनी हर इक्विपमेंट के लिए लेती है। और ICX दोस्तों एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम है। यह जो है दोस्तों ये पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है, ऑफशोर ऑयल एंड गैस प्रोटेक्शन में एक्सटेंसिवली यूज होता है। तो मान लो आप एक FPSO प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वहां इंस्टॉल्ड गैस डिटेक्टर, प्रेशर ट्रांसमीटर या वॉल्व एक्चुएटर पर आपको दोनों अप्रूवल्स मिल सकते हैं, एटेक्स भी और ICX भी। सो सिंपल है, एटेक्स एक यूरोप में फॉलो होता है, ICX ग्लोबल है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। What is the explain the marking EXD 2C T6 GB। यह मैक्सिमम या सभी इंस्ट्रूमेंट्स पे कुछ इस तरीके की आपको मार्किंग ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पे दिखेगी। तो मैं आपको बहुत सिंपल एक लाइव एग्जांपल की तरफ बताना चाहता हूं, तो चलिए डिकोड करते हैं। EX का मतलब है दोस्तों एक्सप्लोजन प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट। D का मतलब है, हमने ऊपर बताया था, EXD और EXIA। D का मतलब है फ्लेम प्रूफ प्रोटेक्शन टाइप, मतलब फटेगा तो अंदर ही फ्लेम रहेगा, बाहर नहीं आएगा। 2C का मतलब है दोस्तों यह गैस का ग्रुप है, और 2C सबसे सीवियर ग्रुप माना जाता है। 2C मेरे ख्याल से 3C कुछ इस तरीके से होते हैं, 5 तक होते हैं ये, ठीक है। सबसे सीवियर ग्रुप माना जाता है। और दोस्तों लास्ट है, इसमें हाइड्रोजन और एसिटिलीन जैसी गैसेस कवर होती हैं। T6 है दोस्तों टेम्परेचर क्लास, अलग अलग टेम्परेचर रेंज के लिए टेम्परेचर क्लासेस है, मतलब इक्विपमेंट की सरफेस टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगी। और GB है दोस्तों प्रोटेक्शन लेवल, ये इंडिकेट करता है कि इक्विपमेंट जोन 1 हैजार्डस एरिया के लिए सुटेबल है, ठीक है।
तो अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर इंस्टॉल्ड जो एमओवी एक्चुएटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं, आपको EXD 2C T6 मार्किंग फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट है आज का दोस्तों ये सवाल। What checks you would perform before installing a pressure transmitter in a zone 1 offshore area? सो प्रैक्टिकल सवाल लेके आया हूँ, सोचा कि शायद कुछ आप लोग ज्यादा समझ सके, ज्यादा सीख सके। तो अगर आप प्रेशर ट्रांसमीटर इंस्टॉल करना है आपको, तो किस तरीके से आप करेंगे? आप क्या क्या देखेंगे? पहले आप हैजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर आप ICX एटेक्स सर्टिफिकेशन क्लासीफाई करेंगे, चेक करेंगे, गैस ग्रुप कंपेटिबिलिटी देखेंगे, टेम्परेचर क्लास देखेंगे, केबल ग्लैंड अप्रूवल लेंगे, अर्थिंग और बॉन्डिंग चेक करेंगे और EX प्रोटेक्शन टाइप चेक करेंगे। इतनी सब चीजें चेक करने के बाद ही दोस्तों आप एक प्रेशर ट्रांसमीटर को जोन 1 में लगाएंगे। दोस्तों बहुत ही टेक्निकल वीडियो था, आशा करता हूँ आपने यह वीडियो जरूर यहाँ तक देखा होगा और जरूर कुछ सीखा होगा। प्लीज अगर आपने सीखा है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। आगे की वीडियोस के लिए पाइपिंग इंजीनियर्स को देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।